नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकर कांग्रेस की महारैली जयपुर में। दिल्ली के बाद अगर कहें तो ये कहा जा रहा है कि आजादी के बाद राष्ट्रीय स्तर की इस तरह की रैली राजस्थान में पहली बार जयपुर में हुई है। हो सकता है दूसरे राज्यों में हुई हो, लेकिन राजस्थान में पहली बार बताई जा रही है। और यहाँ माफ करेगा, राहुल गांधी ने कुछ ऐसी चीजें कही हैं जिनको लेकर के एक नई बहस जन्म ले सकती है। उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी यानी कि हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर के इसी बीच एक नई बहस को जन्म दिया, उसकी डेफिनेशन बताई है। और उन्होंने ये भी कहा कि कौन हिंदू और कौन हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी क्या चाहते हैं और हिंदू क्या चाहता है। रैली महंगाई की, लेकिन उन्होंने महंगाई के साथ में इसे जोड़ा है। बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी, किसान कानून, तमाम पहलुओं को उन्होंने छूने की कोशिश की। और बड़ी बात यह रही कि रैली में सोनिया गांधी मौजूद रही, लेकिन बोली नहीं। ये शायद पहला अवसर है कि सोनिया गांधी रैली में आने के बावजूद बोल नहीं सकी, बोली नहीं। कोई कारण हो सकता है, लेकिन वो मौजूद रही। और हम ये भी बता दें कि जंटियो ने इस खबर की पर सटीक जानकारी दी कि सोनिया गांधी पहुंच रही हैं, प्रियंका गांधी बाई रोड आ रही हैं। तमाम पहलू आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, जो इस रैली को लेकर के लगातार जन टीवी के साथ जुड़ते रहे। आशीष चतुर्वेदी साहब, भाजपा के प्रवक्ता, और कांग्रेस प्रवक्ता वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, इस रैली को भीड़ के माध्यम से जिसकी उम्मीद थी, शायद भीड़ उतनी कवर कर पाई कांग्रेस। और बड़ी बात यह है कि जो आज स्पीच था, प्रियंका बहुत लिबरल और अपने अंदाज में जैसे बोलती हैं वैसे बोली, लेकिन राहुल गांधी काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। हर बार तो एग्रेसिव रहते ना, ये अंदाज थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहा था आपको? देखिए क्या कि क्योंकि देश की रैली थी, ये राजस्थान की रैली नहीं थी। लेकिन जिस मुकाबले में भीड़ जुटाई जानी चाहिए थी, उस जुटाने में मेरे को लगा भीड़ इतनी नहीं जुट पाई। राजस्थान के लोग तो खूब आए, ये बात सही है, लेकिन देश के लोग कम पहुंचे यहाँ पर। क्योंकि 5 राज्यों के तो काफी लोगों में पहुंच पाए, लेकिन आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक नया अंदाज में अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को बोलने का प्रयास किया, क्योंकि सोनिया जी बोली नहीं। सोनिया जी बोलती तो निश्चित राहुल जी का बोला हुआ सब खत्म हो जाता, दब जाता। इसलिए राहुल जी को प्रोजेक्ट करने वाली, रीलॉन्च करने वाली बात जो कही जा रही थी, वो हुई आज यहाँ पर। और उनको देश का नेता के रूप में कांग्रेस ने प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा हिंदू और हिंदुत्ववादी, 2 शब्दों का इजाद करके दिखाया कि 2 शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। महात्मा गांधी जी को भी जोड़ा उन्होंने, और साथ में गोडसे जी को भी जोड़ा। कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसानों के पीठ में छुरा घोंपा है केंद्र की सरकार ने, उसी प्रकार से महात्मा गांधी को लेकर उनका कहा, महात्मा गांधी सच्चाई के लिए लड़ते रहे, सत्ता के लिए नहीं लड़े। वो उन्होंने भी कहा कि मैं सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा, सत्ता आए नहीं आए तो उनकी यहाँ ये परवाह माना नहीं। जा सकता है श्याम जी, एक नई बहस को जन्म दे गए राहुल गांधी, एक नई बहस छिड़ेगी अभी इस पे? देखिएगा, वो हमेशा आरएसएस को अपने दायरे में लेते हैं। आरएसएस को आज भी निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि हर मंत्री के पास ओएसडी आरएसएस का होता है, उसकी चलती है, मंत्री की कम चलती है। मंत्री की सूचनाएं आरएसएस तक पहुंचाए जाने के लिए जो उन्होंने ओएसडी की बात कही, ये बहुत सारी बातें वो कह गए कि देखिए देश का शासन आरएसएस पर्दे के पीछे से चला रही है, और हिंदुत्व की बात भी वही आरएसएस वाली बात आ रही है। तो चलिए श्याम जी, वापस आ रहा हूं, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। नमस्ते। हिंदू और हिंदुत्ववादी अगर कहें तो एक सटीक उसमें ने बताया कि हिंदू महात्मा गांधी जो एक सच्चाई के लिए हमेशा लड़ते रहे, अहिंसा का पथ अपनाया उन्होंने। हिंदुत्ववादी गोडसे का जिक्र किया, आपको तस्वीर उनमें देख सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, नोटबंदी, किसान कानून, तमाम पहलुओं को राहुल गांधी ने छूने की कोशिश की। लेकिन एक जो बड़ी बात कही उन्होंने, मुझे लगता है कि हिंदू को और हिंदुत्ववादी को जिस तरह से समझा है, क्या लगता है आपको इससे? ये बहुत योगेंद्र जी, बहुत क्लियर मैसेज है। बहुत ही क्लियर मैसेज है, पर इनडायरेक्टली है। उन्होंने महात्मा गांधी और गॉडसे को लेकर के हिंदू और हिंदुत्ववादी का डिफरेंस बताया है। और हिंदुत्ववादी का बताते हुए उन्होंने बताया कि अभी जो शासन चल रहा है वो हिंदुत्ववादी शासन चल रहा है। इसमें मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, सबको कुचला जा रहा है। और उन्होंने ये कहा भी है कि रामायण में, महाभारत में, गीता में और ग्रंथों में कहाँ लिखा है कि वो कृष्ण ने भी जब उपदेश दिया तो ये कहा था कि भाइयों को लड़ो
सच्चाई के लिए लड़ो, ऐसा नहीं कहा था कि उनसे जाकर सीधे भिड़ जाओ। ये क्लियर कट एक मैसेज है कि अभी जो है राज चल रहा है, अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण से हैं, जिसमें आरएसएस रूल कर रहा है, साफ कह रहे हैं। जैसा अभी श्याम जी ने भी कहा कि वो ओएसडी वहां लगे हुए हैं, दूसरी चीजें बनी हुई है, तो वो उनका पूरा वो था। ये इस तरह से इसको समझना चाहिए। नई बात तो उन्होंने कही है, घुमा के कही है, और अच्छी अपनी बात उन्होंने पूरी तरह से रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रियंका जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को समझाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें से निकल करके आएंगी, और इसमें अभी देखते हैं दिल्ली से जो गवर्नमेंट है उनका क्या रिएक्शन होता है। तो निश्चित रूप से ये हम कह करके चल सकते हैं कि राहुल गांधी एक नई बहस को जन्म। चलिए, हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी भाजपा प्रवक्ता जुड़े हैं। मैं तुरंत एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। राहुल गांधी के इस कथन पे क्या कहेंगे आशीष जी? उन्होंने कहा कि हिंदू अहिंसा सत्य का मार्ग अपनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा, रामायण और महाभारत का जिक्र भी किया, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरी कोशिश ये की है कि जो उन पे छाप लगती है कि बीजेपी अपने आप को एक हिंदुत्ववादी रूप में पेश करती है, उसे खारिज करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि हिंदू तमाम हिंदुस्तानी है, जिनकी रग में हिंदुस्तानी खून बसता है, वो हिंदू है, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। उन्होंने सीधा हमला बीजेपी पे बोला, आरएसएस पे बोला है। देखिए योगेंद्र जी, अगर आपको ध्यान हो तो जब राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, तब भी एक बहस छिड़ी थी भगवा आतंकवाद की। आप देखिए, जनता ने उसका बहुत जोर से जवाब इनको दिया है, और उस कारण से 2014 और 2019 में प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाए हैं। आप देखिए, हम तो ये जानना चाहते हैं कि 2004 से 2014 तक जो गवर्नमेंट थी। कैमरे से फ्रेम सेट नहीं कर सकते? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है योगेंद्र जी। हम तो ये जानना चाहते हैं कि 2004 से 2014 तक जो गवर्नमेंट थी, वो कौन सी हिंदू गवर्नमेंट थी या हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट थी, जिसने ये लेकर कहा था कि भगवान राम का कोई साक्ष्य नहीं है, राम सेतु को लेकर के कहा था कि इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। तो वो हम सब चीजें जानना चाहेंगे। और राहुल गांधी जी ऐसा कौन सा हिंदुत्व रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें उन्होंने यूएस एम्बेसडर के साथ जब उनकी बैठक हुई थी, तब ये कहा था कि भारत को इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा खतरा हिंदुत्व आतंकवाद से है। तो वो सब चीजें भारत और भारत की जनता जानना चाहती है कि वो कौन सी गवर्नमेंट थी जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के मुसलमानों का है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए योगेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए। तो रैली की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व। आवाज ही चली गई। अब ठीक है। तो तमाम पहलुओं को उन्होंने छूने की कोशिश की है, और ये कहा जा सकता है कि वो चाहे किसान आंदोलन की बात तो हो, या फिर एक बार फिर ये कोई नई बात नहीं है कि जो उन्होंने अपने दो फ्रेंड्स की बात की, अडानी और अंबानी की बात की, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज अडानी और अंबानी को देना क्या है, कि एयरपोर्ट देनी है, किसानों की जमीन देनी है, या नदी देनी है, कि क्या देनी है। खैर चलिए, ये कोई नई बात नहीं है, लगातार ये आरोप लगाते आए हैं। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी, दो बात उन्होंने कही, उनकी डेफिनेशन भी बताई है। और मैं अगर कहूं पूरी रैली के अंदर, तो जो राहुल गांधी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि वो बोलेंगे क्या, तो ये कहा जा सकता है कि एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह आज उनका स्पीच कह सकते हैं कि जो एक अपोजिशन के एक लीडर के रूप में बोलना चाहिए, विरोधी पार्टी के रूप में बोलना चाहिए, आज उनका स्पीच इस नाते कहा जा सकता है। लेकिन नया अंदाज इसमें तो हो सकता है, लेकिन महंगाई को लेकर के जो एक नया अंदाज होना चाहिए था राहुल गांधी का, जैसे श्याम जी ने भी कहा, वो अंदाज पुराना ही था। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने माना कि आजादी के बाद इतनी ऐतिहासिक बड़ी रैली हुई। रैली नहीं, रैला हुआ, महारैला हुआ। ये जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के खिलाफ। दूसरा, कार्यकर्ताओं में उत्साह। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का आना इस बात का द्योतक है कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो लोकतंत्र को कुचलने में लगी हुई है 7.5 साल से। आप देखिए अमित शाह जी यहाँ के रोड शो कर जाते हैं, दिल्ली में परमिशन नहीं देते रैली की। ये महारैली दिल्ली में होती, संसद चल रही है, इनकी सरकार वैसे हिली पड़ी है। इनकी सरकार की चूल्हे तो किसान काट गया, हिला गया, तो ये घबरा रहे हैं, बुरी तरह परेशान हो रहे, भयाक्रांत हो रहे हैं। आप देखिए हमने चाय, जनता की बात करो तो चाय पकौड़ी की सरकार के लिए नहीं दी थी, रोटी रोजगार के लिए दी थी, ये निजीकरण के लिए नहीं दी थी, रेलवे LIC बेचने के लिए नहीं दी थी। राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? और श्याम जी के एक बात मैं बताता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है, रिलॉन्चिंग नहीं है श्याम जी, वो एस्टेब्लिश नेता है, कांग्रेस का अध्यक्ष, इतने साल से सांसद, क्या रिलॉन्चिंग होती है? आप टीवी पे आए हो तो क्या आपकी रिलॉन्चिंग हो रही है? क्या प्रिंट मीडिया में तो टीवी पे आके रिलॉन्चिंग नहीं होती? नेता हार जीत चलती रहती है जिंदगी में। लॉन्च तो जब हो गए थे जब पहला संसद का चुनाव लड़े, रणछोड़ दास बन गए थे। अरे आप क्यों बोल रहे हो? आप भी प्रिंट मीडिया में वो बोलो, आप अपनी बात कहो, मैं कब मना कर रहा हूँ? बोलो, आप सुन लो। कर रहे हो तो सोनिया जी को पूछा थे आज, सोनिया जी आज शांत क्यों रही? आपकी लॉन्चिंग है क्या संन्यास ले रही है क्या राजनीतिक तौर पर? वो गोयल जी क्यों शांत बैठे? फिर आप बोल रहे थे तो वो क्यों बैठे? सोनिया जी क्यों नहीं बोली? ये कौन सा कंटेंशन है? वरिष्ठ पत्रकार हो, रिलॉन्चिंग वाली बात है, कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की मुखिया रिलॉन्चिंग वाली बात है कि सोनिया बोले राहुल की सुनेगा कौन? इस वजह से कहना चाह रहे हैं श्याम जी, बात कहो, मैं मना कर रहा हूँ, विषय नहीं, अदरवाइज ले जाने की बात नहीं है। श्याम जी का कहना साफ है कि कांग्रेस की मुखिया है आज सोनिया गांधी, तो वो इतनी बड़ी रैली थी, वो दिल्ली से आई हैं, तो हालांकि उनकी उपस्थिति है कि स्वास्थ्य कारणों से ये बताया जा रहा था कि नहीं आएंगे, लेकिन रात 11:15 बजे उनके आने का फिक्स हुआ और वो आई। और इसी तरह से प्रियंका गांधी का भी बाई रोड आने का एक कार्यक्रम हुआ। अभी भी मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि एक संगम की तरह इन लोगों को इकट्ठा होना था जेडीएस सर्कल, जहां पे इंदिरा गांधी की प्रतिमा पे इनको माल्यार्पण करना था, और उसके बाद विद्याधर स्टेडियम, तीनों को एक साथ एक बस से जाना था। लेकिन प्रियंका गांधी सीधे पहुंची, वो थोड़ी विलंब से पहुंच पाई विद्याधर नगर। पहले सोनिया राहुल पहुंच चुके थे, उनको कैनोपी में बैठा करके वहां अल्पाहार कराया गया। उसके बाद जब प्रियंका गांधी बोल चुकी तब उनको स्टेज पर लेके आया गया। तो चले, खैर ये बहस का विषय नहीं है, लेकिन श्याम जी का ये कहना था कि सोनिया गांधी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो एयरपोर्ट पे अटक गए। ये आपका क्या विषय, एनालिसिस का विषय है क्या? अरे मैं जानकारी इसलिए कह रहा हूँ, वो लेट हो गया, वो पहुंच नहीं पाए। चलिए खैर ये कोई बहस का विषय नहीं है। मैं श्याम जी वापस आपके पास आऊंगा, श्याम जी वापस आपके पास आना चाहूंगा, श्याम जी वापस आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि इसे एक कांग्रेस निर्णायक लड़ाई के रूप में कह रही है कि इससे एनडीए सरकार के पतन का कारण बनेगी ये रैली, और यहीं से कार्यकर्ताओं का जो जोश और जुनून है सरकार को हिलने के लिए मजबूर कर देगा, ऐसा लग रहा है आपको? मैं वरुण जी, अब मेरी बात है, सुन तो लो। हाँ जी श्याम जी। अरे देखिए, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। वापस आ रहा हूँ, वरुण जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, वरुण जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। गलत बात, एक्टिविटी में नहीं सुनिए क्यों बोल रहे थे मेरे बीच में? अरे तो आप बोल रहे थे, आप मेरे ऊपर कटाक्ष करते थे, आप अपने बोलने के लिए आजाद। वरुण जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास। श्याम जी आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। देखिए योगेंद्र जी, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता खड़गे हैं, उन्होंने आज कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में रैली हुई है। अब अगर ये बात अगर वो कह रहे हैं तो कोई ना कोई मायने निकलते हैं। हर नेता कह रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, गलत, ये श्याम जी आप गलत कह रहे हो। खड़गे ने ये नहीं कहा, खड़गे ने तीनों का नाम लिया है, खड़गे ने तीनों का नाम लिया है। अरे नेतृत्व तो लड़ाई का जिक्र लड़ाई का जिक्र क्या कि यह लड़ाई सरकार को सोचने के लिए बाध्य कर देगी। देखिएगा जिस प्रकार से राहुल को इसमें बात करो, सुनिए तो सही, श्याम जी को बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। श्याम जी अपनी बात को कंप्लीट करिए। श्याम जी कंटिन्यू करिए। देखिएगा कि रैली में निश्चित रूप से सोनिया जी की उपस्थिति होना, और देखिए आज कार्यकर्ता पूरे देश से जयपुर पहुंचा था, सोनिया जी की बात को सुनने का इच्छुक भी था, लेकिन नहीं बोली। वो नहीं बोली, इसका कारण यही था कि अगर वो बोलेंगी। श्याम जी मेरा सवाल ये, श्याम जी समय में सभी को लेना चाहूंगा। मेरा तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की यह जो रैली है सरकार को सोचने पर विवश करेगी? क्यों तमाम नेताओं ने ये कहा है कि ये रैली नहीं, ये रेला है,
और सरकार को बाध्य कर देगा सोचने के लिए कि महंगाई को कम करना है। मैं ये सवाल चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये जो विचार है कांग्रेस के नेताओं का, क्या वास्तव में सरकार के जहन में उतर पाएगा कि हाँ कोई वजह है कि लोगों में आक्रोश है और हमें महंगाई कम करनी चाहिए? देखिएगा, महंगाई को लेकर के जिस प्रकार की बातें कही गई इस रैली में, और खास करके प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा, उसकी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं कि हम लड़ेंगे, हमारा भाई लड़ेगा या पूरा देश लड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही गई। अब आने वाला समय कांग्रेस का किस दिशा में जाएगा, किस तरह से होगा, किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि अभी भी स्थिति में जो बार बार कहा जा रहा है कि देखिएगा कि आज राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े कर दिए, हिंदू, असली हिंदू और हिंदुत्ववादी, वो दो से मैं हिंदू हूं, और उन्होंने देखिएगा कि गीता की बात भी कह दी, रामायण की बात कह दी। उन्होंने कहा कि वहां कहीं नहीं, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, सत्ता आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, श्याम जी वापस आ रहा हूँ। गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा, मेरे दो सवाल होंगे आपसे। एक तो यह रैली क्या कांग्रेस में वो जोश फूंकने का काम करेगी? क्योंकि कांग्रेस को राहुल गांधी का ये रीलॉन्चिंग हो नहीं वो एक अलग इशू है, लेकिन अभी कांग्रेस की रीलॉन्चिंग की आवश्यकता लगती है मुझे कि कांग्रेस को वापस उस दिशा में स्टेब्लिश करना होगा। कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती, जगह जगह कार्यकर्ता हैं, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी कांग्रेस को उस तरह से, क्योंकि कांग्रेस के लोग टूट के कोई टीएमसी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये जो ये रैली है उससे एक मैसेज जाएगा कि हाँ कांग्रेस मजबूत है, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा, क्या वास्तव में सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसी रैलियां महंगाई के अगर आवाज जैसे ही बुलंद होती है तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती हैं? तो क्या इस दिशा में देख सकते हैं इस रैली को हम? देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि कांग्रेस तो मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से आज गैदरिंग हुई है, सब तरफ से, चारों तरफ से सब लोग आए हैं, कुछ नहीं आ पाए, कुछ नहीं बोल, मैडम नहीं बोल पाई, कोई बात नहीं, वो उनका अपना निर्णय है कि वो किसी तरह से किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि कांग्रेस मजबूत होगी, और आने वाला जो 2024 का चुनाव, 23 का चुनाव राजस्थान में, 24 का सेंटर में है, तब तक और काफी इक्वेशंस बदलेंगी। रहा सवाल महंगाई कम होने का या ना होने का, और मोदी सरकार पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे लगता है इन चीजों का ज्यादा असर नहीं पड़ता है। न्यूज बदलते ही सब चीजें गौण हो जाती हैं। अभी जिस तरह से हेलीकॉप्टर मिलिट्री का क्रैश हुआ, उसके बाद सारी चीजें बदल गई। अगर वो होता तो शायद ये रैली और भी जोर शोर से होती। तो ये न्यूज वर्दीनेस जो है, ये बहुत जल्दी बहुत फिक्शिशियस होती है। परिस्थितियां क्या होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार चीजें डिपेंड करती हैं। सरकार पे जो सिर्फ एक पड़ा, वो पड़ा 2 नवंबर के रिजल्ट जो असेंबली और बाई इलेक्शंस हुए थे, उसका असर पड़ा, उसकी वजह से महंगाई कम हुई। इन रैलियों से तो ठीक है, हंस के रह जाएंगे, रिएक्शन, काउंटर रिएक्शंस, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशंस आ जाएंगे, उसने ये कहा, इसने ये कहा। पर कांग्रेस को तो इससे मजबूती मिलेगी निश्चित रूप से, और राहुल गांधी का जो मार्ग प्रशस्त हो रहा है वो होगा। सोनिया अगर नहीं बोली, उनके मन में क्या है या वो क्यों नहीं बोली, अलग बात है, पर मुख्य बात यह है कि राहुल को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, और राहुल अपनी पोजीशन बना रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में अब तक राहुल लेते आए हैं मीडिया के साथ, उसमें उन्होंने बहुत बोल्डली चीजें कही हैं। कल भी कांग्रेस ने कहा कि जितने भी आंदोलन किसान से रिलेटेड हुए उसमें राहुल की भूमिका थी। तो इसको, महंगाई तो एक कारण है ही, पर इसके गर्भ में जो मुझे लगता है वो ये है कि राहुल गेटिंग स्ट्रेंथ, ही इज गेटिंग पावर, ही इज गेटिंग गोयल साहब एक सवाल और है मेरा। जैसे अक्सर ये बात कही जाती है बीजेपी की ओर से या प्रधानमंत्री की ओर से कि राहुल गांधी के ज्ञान को लेकर के बड़े तंज कसे जाते हैं। आज उन्होंने जो आंकड़ों के साथ में बात की है कि ये फैक्ट्स हैं, कोई भी देख सकता है, ये पब्लिक डोमेन में ये चीजें हैं, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि बेशक सामने वाला कोई कुछ भी कहे, लेकिन राहुल गांधी वो मजीद खिलाड़ी की तरह आज अपने स्पीच में नजर आ रहे थे। तो बिल्कुल उनके जो स्पोकन वर्ड्स थे उसका महत्व है और उसका महत्व रहेगा। ये तो मजाक तो किसी ने भी उड़ाया जा सकता है। पंजाब में जब चन्नी जब वो बने थे सीएम, तो लोग बहुत अजीब तरह से देख रहे थे कि कहां से एकदम व्यक्ति आ गया, और आज वो एस्टेब्लिश हो रहा है। वहां के लोगों से पूछे, पंजाब के कई बार इंटरेक्शन होता है तो वहां काफी एस्टेब्लिश हो रहा है। वहां दलितों में और दूसरे सेक्टर्स में शादी ब्याह में जाना, लोगों से मिलना करना, ये सब होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। कोई भी मजाक उड़ाना तो बहुत आसान काम है, मजाक उड़ाने में क्या जाता है। आज के बाद आपका सोशल मीडिया, कोई भी कुछ भी जोड़ दो किसी के साथ,
मजाक तो 1 मिनट में उड़ जाता है। कंगना रनौत है 1 मिनट के लिए, माने कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, उनकी वो साउथ की फिल्म देखिए कितनी जबरदस्त रोल किया है। ठीक है, वो कुछ कहती हैं तो उसके कमेंट्स होते हैं, काउंटर कमेंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो इस मीटिंग से जो मेरे को लगता है कांग्रेस मजबूत होगी और लोगों के मन में ये आएगा, जो पार्टी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, यस देयर इज ए लीडर हु कैन टॉक अबाउट अस, यू कैन टॉक अबाउट द नेशन। हाँ, आशीष जी, आपके लिए एक चुनौती डोटासरा के शब्दों में भी दिखाई दे रही है, अशोक गहलोत के शब्दों में भी दिखाई दे। उनका साफ कहना है कि हम संकल्प लेते हैं इस रैली के माध्यम से। आपकी भी एक संकल्प सभा हुई कुछ दिन पहले, यानी कि पिछले संडे को ही, और इस संडे को दोनों नेताओं ने संकल्प कांग्रेस की ओर से दिया है, राजस्थान की ओर से दिया है कि 23 में हम सरकार में वापसी करेंगे और 24 में आपको एक बार फिर सत्ता सौंपेंगे। ये राजस्थान की कांग्रेस का आह्वान है और हम आपसे इस संकल्प के साथ आपको आश्वस्त करते हैं। यानी कि ये चुनौती होगी बीजेपी के लिए। आप लोगों ने भी 2023 का एक संकल्प लिया है और इधर कांग्रेस भी अब संकल्प लेके चल रही है। देखिए, ये तो भविष्य गर्भ में है कि इनका संकल्प साकार होता है नहीं होता। मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो भी होगा तथ्य सामने आ जाएंगे जब 2023 का चुनाव होगा, 2024 का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, हमारा एक संगठन आधारित पार्टी है, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक स्ट्रक्चर है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के कहने या कुछ नहीं कहने से हमको कोई चुनौती मिलनी है। जहां तक राजस्थान की बात है, योगेंद्र जी, आप बाय इलेक्शन के रिजल्ट को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, क्योंकि बाय इलेक्शंस में बहुत ही लोकल इश्यूज होते हैं। जो टिकट वितरण होता है वो कोई स्थानीय कारणों से होता है, पार्टी का कोई न कोई पॉलिसी के आधार पर टिकट वितरण किया जाता है। बाकी जो राजस्थान की स्थिति है, आप भी एक बड़ा चैनल चलाते हैं, आप भी जरा जनता से सर्वे कीजिए किस तरह से वो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, अपराध से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है, बिजली की दरें यहाँ पे सर्वाधिक है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता इनको बदल ही देगी। और जैसा हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश के वर्तमान गृह मंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में 2/3 बहुमत से पूर्ण सत्ता में आएगी, इसको लेकर के हमें कोई संशय है नहीं। जी, एक जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी को आप लोगों ने एक पर्यटन लीडर की तरह करार दिया, आज उन्होंने साफ खुद ने कहा है कि हमारे पर्यटन प्रधानमंत्री जी, उनको जरा देख लेना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, कैसे लोग त्रस्त हैं, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, जहां तक देश के प्रधानमंत्री की बात है, पिछले 7 साल से 7.5 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक भी दिन उन्होंने अवकाश नहीं लिया है। आप देखिए, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और हम आए दिन इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं कि प्रियंका गांधी जी आज 4 दिन के लिए रणथंभौर प्रवास पे है, आज दिन हिमाचल के प्रवास पे है, राहुल गांधी जी आज विदेश दौरे पर हैं। ये सब चीजें अवेलेबल है। तो मुझे लगता है जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन पर्यटन कर रहा है और कौन देश के लिए कार्य कर रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने अभी कर्ज माफी का बोला कि हमने कर्ज माफी की, तो उस टाइम पे जब 2007-8 में उन्होंने कर्ज माफी की थी तो उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए दिया था। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आज देश के 10 करोड़ किसानों को के खातों में डायरेक्ट 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं और ये प्रक्रिया अनवरत चलने वाली है। आप देखिए, देश का जो 80 करोड़ लोग है जिसको खाद्यान्न की गारंटी दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजना के तहत, उसमें केंद्र सरकार का 1,72,00,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। तो देखिए, जनता सब चीजों को समझती है। अब करोड़ों मकान हम बनाए जा रहे हैं, जो गांव में बिजली पहुंच रही है, जो जल से नल जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, एक सवाल है की नीति है। आशीष जी एक सवाल है, लेकिन मेरा, आपको लगता है कि महंगाई है, चलिए राजस्थान, आप कहेंगे कि राजस्थान में बिजली सर्वाधिक महंगी है, फ्यूल प्राइस सबसे ज्यादा महंगे, लेकिन रसोई गैस का सिलेंडर या दूसरी चीजें, ये केवल एक राज्य की समस्या नहीं है। आपके हरियाणा की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे दूसरे प्रदेशों की बात हो, वहां पे भी तो महंगाई है। दाल सब जगह महंगी है, चीनी महंगी है, तेल महंगा है, रसोई गैस का सिलेंडर महंगा है। इस ओर को ध्यान देने की जरूरत है हमें। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक महंगाई की बात है, हम इस पर कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आप 2004 से लेकर के 2014 तक के इन्फ्लेशन के आंकड़े उठा लीजिए, 2014 से 2021 तक के आंकड़े उठा लीजिए। मैं ये मानता हूं कि वर्तमान में जो अभी पिछले 6-7 महीने में है, इसके अंदर कुछ महंगाई बढ़ी है, तो निश्चित रूप से ये महंगाई जो 6% के आसपास है। अन्यथा हमने वो काल भी देखा यूपीए का, जब महंगाई की दर 12% तक लगातार बनी रही थी। ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें, देखिए मेरा सवाल सर इस वजह से है, ये पॉलिटिकल इश्यू आज से नहीं है। 1957 में मैं पढ़ रहा था कहीं पे, क्योंकि 52 में मुल्क
में पहला लोकसभा बना और उसके बाद में 57 में जब दूसरी बार चुनाव हुए, तो वो एक दौर जो था उसमें भी महंगाई का एक मुद्दे अंकुरित होने लगे थे। और महंगाई आज से नहीं है, वर्षों से आप लोगों ने भी बहुत महंगाई को लेकर के चर्चा की है। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री और गांव का सरपंच ये मान के चलता है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था, लोगों के सामने रोजगार का संकट हुआ है। मैं उस बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं पब्लिक की। और राहुल गांधी भी ध्यान दे, आप लोग भी ध्यान दीजिए उस पर। सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति मान के चलता है कि कोविड के दरमियान लोगों के रोजगार ठप हुए हैं, लोग परेशान हैं। आप ये पॉलिटिकल इश्यू या आंकड़ों में मत जाइए, लोग परेशान हैं ये आप सब लोग मान के चलते हैं। कैपेसिटी है किसी की, आप कहेंगे कि लोग खरीद रहे हैं। सर, जिसके कैंसर होता हो पीड़ा झेलता है, लेकिन वो जीवन निकाल लेता है। लोग खाने के लिए तो खाएंगे, वो चाहे 2000 का सिलेंडर होगा तो भी खाएंगे। मैं वो बात करना चाह रहा हूं। महंगाई मुद्दा है, कोविड में लोग परेशान हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक पेट्रोल की बात है, आप देखिए कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है देश के अंदर जहां पे 107 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मिल रहा है। सर, मैं केवल राजस्थान चल जाइए, पंजाब में चल जाइए, दिल्ली में चल जाइए। योगेंद्र जी सुनिए, आशीष जी, मैं ये बात कह चुका हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्यूल प्राइस पे जो वैट है वो सबसे ज्यादा है, बिजली की दरें सबसे ज्यादा में। आप राजस्थान को खारिज करिए, दूसरे प्रदेशों की स्थिति का अंदाजा है आपको। वहां पे कम है सब जगह, 100 से कम है पेट्रोल सब जगह। देखिए हरियाणा में 100 से कम है, पंजाब में 100 से कम है, दिल्ली में 100 से कम है, उत्तर प्रदेश में 100 से कम है। सर, रसोई गैस का सिलेंडर, दालें, तेल खाने का, ये तो सब जगह वही होगा। इसमें तो अशोक गहलोत नहीं घुस रहे हैं। नेहरू जी आ गए उसमें, राजीव गांधी आ गए। योगेंद्र जी, जहां तक दालों की बात है, दालों में जो आज आंकड़े प्रस्तुत किए कि 70 रुपए की दाल है और 190 रुपए में मिल रही, तो वो आंकड़ा ही गलत पेश किया गया है। ये दालों का भाव नहीं है, आप भी बाजार जाके चेक कर लीजिए, कहीं पर 190 रुपए किलो दाल नहीं मिल रही है। 190 नहीं है, लेकिन मैं आशीष जी देखे, मैं एक बहुत ही धरातल का सा सवाल है मेरा आपसे भी है और वरुण जी से भी होगा। आप खुद इस बात को मान के चलते हैं सर, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, वो बात बता रहा हूं आपको कि लोग मान के चलते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके अपने स्पीच में, कोरोना की वजह से स्थितियां बदली हैं, बिगड़ी हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये विश्वव्यापी एक इस तरह की महामारी आई है, केवल भारत नहीं, दुनिया के हर मुल्क को प्रभावित किया है। हम ये बात मान के चलते हैं, तो हमारे पास में आज कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि लोगों को हम थोड़ा तो सस्ता करके कुछ चीजों में राहत दें। आप लोग कहेंगे कि ये तर्क आता आपके पार्टी के नेताओं से। मैं सुन रहा था एक चैनल का अभी कोई टॉक शो, जिसके अंदर संबित पात्रा जी कह रहे थे कि लोगों की क्रय शक्ति देखिए आप लोगों ने किस तरह से खरीद रहे हैं। सर, वही बात है, कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग, जब मैंने बताया ना आपको कि कैंसर का पेशेंट होता है, दर्द से तड़पता है, लेकिन जीवन निकाल देता है उसको, कोई कहता है जी तो रहा है यार, ये तो जीने की बात नहीं है सर। योगेंद्र जी, देश की 80 करोड़ जो जनता है, जो कोरोना के पहले भी जिसकी प्राथमिकता जो देश में ये हुआ करती थी कि उसको रोज सुबह काम पे जाना होता था, काम से आना होता था और अपने अनाज की चिंता करनी होती थी कि उसके घर वालों को खिला पाएगा या नहीं खिला पाएगा, वो पहले भी इतना ही कमा पाता था। आप देखिए, मोदी जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ये इंश्योर किया कि देश के 80 करोड़ लोगों को कम से कम भूखमरी से तो नहीं मरना पड़े। आप देखिए, उनको ये इंश्योर किया कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को मिलता रहे। आप देखिए, और इस पे सरकार का खर्च भी हुआ है। वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। महंगाई के खिलाफ रैली थी, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बता के गए कि कांग्रेस शासित राज्य महंगाई कैसे कम करेंगे। उनके भी अपने राइट्स हैं, कम कर सकते हैं वो, लेकिन ये बताया नहीं उन्होंने। योगेंद्र जी, ये इकोनॉमिक्स का विषय है। आप राजस्थान की बातें कर रहे हो, राजस्थान में कितना डेजर्ट एरिया है, क्या रिसोर्सेज है, कितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है, और जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीकरण हो गया टैक्सेशन का। राजस्थान की सरकार अगर कम कर देगी बिजली और पेट्रोल के वैट, तो आप मुझे बताओ सरकार कैसे चलेगी? फिर कह दोगे सरकार के पास तनख्वाह नहीं है देने को, ये नहीं है, वो नहीं है। सिक्किम का रेवेन्यू कलेक्शन क्या है, मणिपुर का क्या है? ये तो पूरा देश है, संयुक्त देश। जीएसटी के बाद केंद्रीकरण हो गया टैक्सेशन का। जिस राज्य से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है उसको दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। सरकार पंजाब छत्तीसगढ़ में भी तो आप ही की सरकार है सर, पंजाब छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार है। सबसे पहले कम किया था पिछले साल जनवरी में, जब तो नहीं बोला कोई कि सबसे पहले राजस्थान ने कम किया। ये तो एक गोयल साहब ने सही कहा। अरे हिमाचल का चुनाव नहीं हारते तो आज भी इनको तो राक्षसी मनोरथ थी, अट्टहास करते, आहा कितना मजा आ रहा है, 80 करोड़ भूखे मर रहे। 100 करोड़ कर दो, पूरे 138 करोड़ कोई भूखा मार दो, हम अनाज दे रहे हैं। आप पैदा कर रहे हो, बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं, खेतों में वो जाके अनाज पैदा कर रहे हैं तो फ्री में दे रहे हो। कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए, उस पर बात क्यों नहीं करते हो आप? हर बात में राजस्थान
इनको पीड़ा है राजस्थान की सरकार नहीं गिरा सके। आप बताइए रोटी रोजगार का संकट नहीं है क्या पूरे देश में? क्या है मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है? आप जवाब दे दो सब जने आत्मा पे हाथ रख के। कितना देश का सर्वनाश 7.5 साल में हुआ है। अटल जी के टाइम क्यों नहीं बोलते भाई? अटल जी का टाइम तो कोई नहीं लेता कि उनके टाइम खराब हुआ था। इसी आदमी के नाम क्यों खराब हो रहा है सब कुछ? ये आप समझ नहीं रहे हो, सब समझ गए, पूरा देश समझ गया। निजीकरण क्यों कर रहे हो? रेलवे LIC को क्यों बेच रहे हो भैया? कहां से आएगा रोजगार? सारे सरकारी तंत्र ही खत्म कर दोगे। ये चीज सारा देश समझ रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जो भय होता था ना, एक भय होता है ईडी का, इनकम टैक्स का, CBI का, वो भी समाप्त हो गया बार बार उसको इस्तेमाल करने से। आज जनता सड़कों पे आ गई। इन्होंने दिल्ली में परमिशन नहीं दी, खुद की रैलियां योगी जी कुछ भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अमित शाह जी आके जयपुर में रोड शो, हमने तो नहीं रोका। आप ये देखिए, लोकतंत्र को कुचल करके रहना चाहते हैं, क्योंकि 300 आदमी आ गए इनके पास। ये 300 आदमी पूरे देश के 138 करोड़ का सर्वनाश करके भूखा नंगा उनको करना चाहते हैं। आपके घर में अगर बच्चे, मैं आपके निजी तौर पर नहीं कह रहा हूं, जिस आदमी के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हो, वो आदमी रोज नए नए कपड़े सिलवाएगा हजारों रुपए के। आप सिलवा सकते हो अपने घर में? ये दर्द इनको पता ही नहीं है आम आदमी का। कौन सिलवा रहा है? कौन सिलवा रहा है कपड़े? कौन सिलवा रहा है कपड़े? आपको पता है ना, रोज नए कपड़े कौन सिलवाता है? एक बार नए कपड़े पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनता। कौन नहीं पहनता देश में? आपको पता है जो सत्ता नशी आदमी है, मस्त हो रहा है, मदहोश हो रहा है, सत्ता के अंदर मस्त होकर नाच रहा है आदमी, देश रो रहा है, बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं। एक हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एक ड्रेस में पूरे 5 साल राष्ट्रपति पद निकाल गए। आप ये देखो, जिसके मन में तड़प होती है ना दूसरों की, गरीबी की तड़प होती है, वो पहले सबसे पहले अपने घर से शुरू करता है। कांग्रेस पार्टी आवाज बनी है देश के अंदर। देश का इन्होंने लोकतांत्रिक जो वॉइस है, डेमोक्रेटिक वॉइस है, उसको कुचलने का काम किया। कोरोना की आड़ में सब जगह धारा 144 लगा दो, ये लगा। आप मुझे बताइए, सबसे पहले रैलियां किसने प्रारंभ की? बिहार चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने चालू करी। फिर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में इनके केंद्रीय मंत्री रैलियां निकाल रहे थे जब कोई प्रश्न नहीं उठा रहा था। आज इन्होंने ऐसा माहौल नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। कांग्रेस महंगाई हो गई, अरे भाई 8 साल, आपका 8वां साल आ गया, कांग्रेस कर रही है सब कुछ। आपको 80 साल लगेंगे वापस सब कुछ करने में। 80 करोड़ तो गरीब कर दिए, इनको 2-4 साल और दोगे तो 100 करोड़ पर पहुंच जाएगा आंकड़ा। आप और मैं खुद कटोरा लेके बैठ जाएंगे। इनको हटाना बहुत आवश्यक है। या तो ये भारतीय जनता पार्टी वापस अटल जी अडवाणी जी के युग में चली जाए, या फिर ये 24-22 जितना भी चुनाव है, जनता का आक्रोश हर चौराहे पे जो ये कह रहे थे, खाली कटोरे बजा रहे थे, इनको खुद को बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा क्या होगा? क्या होगा ऐसा? क्या मतलब कांग्रेस की बात पे कोई ऐसा यकीन कर लेगा? आज देखिए ना आपने क्या होगा। रैली में आए ना लोग, सर्दी के बाद भी कितने लोग आए, कितना आक्रोश था रैली में, 1 लाख आदमी इकट्ठा हुआ है। मैं कांग्रेस का क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, आम जनता का आक्रोश है। कार्यकर्ता तो उत्साहित हुआ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आने से। जनता आक्रोशित है। आप कहीं भी रैली की परमिशन देना, आप देखना लाखों की तादाद में सड़कों पर आएंगे लोग। इनको रहने नहीं देंगे लोग हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन बीजेपी देखिए, बीजेपी मत बोलो। ये बात कह रही है। सुनिए मेरा सवाल, सुनिए वरुण पुरोहित जी, एक सवाल सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए आप एक बार। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है, प्रेस ब्रीफिंग के इनके लीडर ये बात कह रहे हैं कि उस राज्य को चुना है जहां महंगाई सबसे ज्यादा है। अमित शाह को आपने सुना होगा, पिछले संडे को लगभग यही समय था, उस समय यही कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी को खुद को ये उदाहरण पेश करना चाहिए कि पोजीशन क्या है। आपने खुद नहीं जवाब दे दिया। हमला है, मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी का आरोप है ये। दे दिया इनका। अमित शाह जी ने कहा है, क्यों नहीं परमिशन दी दिल्ली में? हमने चुना था क्या जयपुर? हम तो दिल्ली में कर रहे थे रैली, क्यों नहीं करने दी? ये घबरा गए, इसलिए करने नहीं दी। आप मैं कह रहा हूं, रैलियां जितने भी लोगों के प्रदर्शन है, धरने खोल दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, फिर देखिए आप इनका क्या हाल होगा। कांग्रेस बीजेपी पे क्यों जा रहे हो? जनता आक्रोशित, आम जनता परेशान है रोटी रोजगार से। तो यहाँ होने से घबराहट थोड़ी कम हुई है क्या? यहाँ होने से घबराहट कम है? इनकी घबराहट किसानों ने नहीं कर दी कम। आज लाखों आदमी आ गए, इनकी घबराहट हो गई जब ये परेशान हो रहे हैं। आप देखिएगा, आप देखोगे आज से पूरे चैनल, सारे टीवी चैनल, सब जगह राहुल गांधी प्रियंका गांधी को कोसेंगे। अरे भाई, खुद को 300 सांसद आपने चाहे जैसे भी लिए, जनता ने वोट दिया। चाहे सर समय का अभाव है, चलिए समय का अभाव, मैं सर रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चले, कांग्रेस की है महारैली, अब कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी वरदान साबित होगी तो भविष्य तय करेगा। लेकिन ये बात जरूरी है कि भीड़ और अपने नेताओं के स्पीच को सुनकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश जरूर फूंक दिया गया है। और अब आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव, उस पर कितना असर पड़ेगा ये भी चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी के आज के कुछ अल्फाज जो हैं, उनकी वजह से एक नई बहस जरूर पैदा होगी, जो आप खबरिया चैनल्स पे भी देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में भी देख सकते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी महंगाई रैली के साथ साथ एक नई बात यह भी निकल करके आई है। तो चलिए, तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और
हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।